डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का कैलकुलस। और कैलकुलस में जो भी टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कैलकुलस जो चैप्टर है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आपके 11th और 12th में कैलकुलस जो चैप्टर है उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। परसेंटेज अगर आप देखोगे तो कैलकुलस का ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर जो टॉपिक्स हैं, अदर जो मैथ के जो टॉपिक्स हैं लाइक अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो भी टॉपिक्स हैं उनमें कैलकुलस का जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है, मतलब कि आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो कैलकुलस से पूछे जाते हैं। और कैलकुलस जो है वो आपके फिजिक्स में भी यूज होता है, 11th हो या 12th हो वहाँ पे भी कैलकुलस का अच्छा खासा यूज होता है। तो कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है मैथ का जो कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और उस पे अच्छा आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सो दैट कि उसमें क्या होगा कि अगर कैलकुलस का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप मैथ में भी अच्छा स्कोर करिएगा और फिजिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलस और उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कैलकुलस होता क्या है। तो पहले तो ये देखते हैं कि मैथ में कैलकुलस आपने कभी देखा है या नहीं देखा है। तो शायद आपने नहीं देखा होगा, अगर आप 10th क्लास पास करके जस्ट 11th में अगर आप आए हैं तो आपने कैलकुलस टर्म शायद नहीं सुना होगा या आप फैमिलियर नहीं होंगे कैलकुलस टर्म से। बिकॉज अभी तक आपने जो मैथमेटिक्स में जो भी टर्म्स आपने सुने होंगे, जो आपने मैथमेटिक्स के जो भी चैप्टर्स है वो आपने जो स्टडी किया है वो आपका अलजेब्रा है। ओके, आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, आपने ज्योमेट्री पढ़ा है, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। तो मोस्टली इस टाइप के चैप्टर्स आपने अभी तक पढ़ा है, आपने कैलकुलस अभी तक नहीं पढ़ा है। तो जिस तरह से अलजेब्रा में हम लोग मेनली ऑपरेशंस पे काम करते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट शेप्स का हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। शेप्स का स्टडी करते हैं ज्योमेट्री में। प्रोबेबिलिटी में हम लोग चांसेस के बारे में देखते हैं कि किसी भी इवेंट का इवेंट होने के क्या चांसेस है, इवेंट्स का स्टडी करते हैं हम लोग। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलस में भी कुछ स्टडी करते होंगे। तो क्या स्टडी करते हैं हम लोग कैलकुलस में वो देखते हैं। तो कैलकुलस जो होता है एक जिस तरह से अलजेब्रा है आपका, प्रोबेबिलिटी है, ज्योमेट्री है, उसी तरह से कैलकुलस भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ठीक है। कैलकुलस जो है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो कि डील्स करता है, विच डील्स विथ चेंजेस, कंटिन्यूअस चेंजेस। कोई भी कंटिन्यूअस चेंज अगर हो रहा है तो उससे रिलेटेड चीज को हम लोग स्टडी करते हैं कैलकुलस में। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में अगर कुछ चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग स्टडी जो करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, कैलकुलस में करेंगे। कोई भी फंक्शन है अगर, कोई भी फंक्शन है उसमें कुछ चेंजेज अगर हो रहे हैं तो उसका हम लोग स्टडी करेंगे कैलकुलस में। जनरली जो फंक्शन होते हैं आपको पता है कि वो किसी ना किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ टी इक्वल टू 7t² प्लस 2t, ठीक है। जहाँ पे t जो है टाइम है जो कि चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज होगा। तो t जो है एक वेरिएबल है टाइम, टाइम का, जो कि चेंज होगा।
तो जैसे-जैसे t चेंज होगा, वैसे-वैसे हमारा f ऑफ t जो फंक्शन है वो भी चेंज होगा, f ऑफ t भी चेंज होगा बिकॉज़ ये जो है डिपेंड्स ऑन t वेरिएबल, ठीक है? t वेरिएबल पे क्या हो रहा है? डिपेंड हो रहा है कौन? f ऑफ t। तो जैसे-जैसे t चेंज होगा, वैसे-वैसे f ऑफ t भी चेंज होगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग स्टडी जो है वो कैलकुलस में करते हैं। जैसे एफ ऑफ टी में अगर आप देख लें, अगर एफ ऑफ टी का हम लोग अगर टेबुलर फॉर्म में देखें कि किस तरह से टी का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो एफ ऑफ टी चेंज हो रहा है। जैसे ये मान लीजिए टी है और ये एफ ऑफ टी है। एफ ऑफ टी का वैल्यू इधर जाएगा, टी का वैल्यू इधर जाएगा। तो इसे मान लीजिए टी का वैल्यू जीरो है, तो इसमें टी जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ टी भी जीरो आएगा, ठीक है। अगर एफ ऑफ टी अगर टी वन रखेंगे तो एफ ऑफ टी अपना 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर टू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 into 4 प्लस 2 into 2, तो ये आपका हो जाएगा 32, ठीक है। इसी तरह से अगर थ्री रखेंगे तो थ्री पे भी इसका कुछ वैल्यू निकलेगा, 7 into 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 7 into 9 63 प्लस 2 into 3 6, मतलब कि 63 प्लस 69 हो जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एफ ऑफ टी चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में, मतलब कि टी का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे एफ ऑफ टी भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के जो भी स्टडी, इससे रिलेटेड जो स्टडी होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही है, बट इससे रिलेटेड जो स्टडी होता है वो हम लोग कैलकुलस में स्टडी करते हैं। कैलकुलस जो होता है, कैलकुलस में जो है वो मेनली दो टाइप के आप ब्रांचेज आप देखेंगे कैलकुलस के भी, मतलब अगर कैलकुलस को इंटरनली अगर डिवाइड किया जाए तो इसमें दो टाइप के ब्रांच होते हैं, दो टाइप के टॉपिक को आपको स्टडी करना है, फिर उस टॉपिक के अंदर आपको सब टॉपिक्स रहेंगे। तो आपका जो कैलकुलस है, इसमें आपका दो टाइप का रहेगा। एक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, एक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, और दूसरा आपका इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, तो ये दो टाइप के ब्रांचेज आपको स्टडी करना है कैलकुलस के अंदर। जब भी आप कैलकुलस पढ़िएगा तो ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है। इस टॉपिक में अब दोनों टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स रहेंगे आपको, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस से ही शुरू करेंगे, बिकॉज डिफरेंशियल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके बाद हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में भी सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपका लिमिट, कि लिमिट क्या होता है। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस में भी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लिमिट। लिमिट क्या होता है? तो लिमिट हम लोग समझते हैं कि लिमिट होता क्या है, ठीक है। तो लिमिट यूजुअली डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट जो है वो किस तरह से, पहले तो हम लोग डिनोट करने का तरीका देख लेते हैं, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं लिमिट को। तो लिमिट को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। लिमिट एक्स, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू जीरो, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कुछ भी, मतलब जो आपका वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू किसके तरफ जा रहा है, ए के तरफ जा रहा है। या फिर एक्स का वैल्यू ये बोल सकते हैं, अगर यहाँ जीरो है तो जीरो के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, मतलब कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है जब x का वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जब x का वैल्यू जो है वो जीरो के बहुत ही करीब हो। बहुत ही करीब कहने का मतलब है कि एकदम पॉइंट में डिफरेंस आना चाहिए। बहुत ही करीब मतलब अगर आप देखें, अगर आप, तो यहाँ पे अगर जीरो है, x अगर यहाँ पे जीरो है, तो इधर कहीं पे वो पॉइंट होना चाहिए, इधर कहीं पे वो पॉइंट होना चाहिए।
मतलब वेरी क्लोज टू जीरो ऐसा बोल सकते हैं। वैसा तो कुछ एग्जैक्ट उस पॉइंट का डिफिनीशन नहीं है जो कि बहुत ही क्लोज होगा आपका जीरो के, लेकिन जीरो के क्लोज भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो वेरी क्लोज टू जीरो ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग ये बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स सॉरी इसको अगर हम लोग ये जो डिनोट हम लोग करते हैं लिमिट को इस तरह से, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग अगर अगर एक डिटेल में एक सेंटेंस के टर्म में अगर लिखें तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन है यहाँ पे, किसका, एक्स का फंक्शन है एक, एफ ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन x इज वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, जब x जो है वो जीरो के बहुत ही क्लोज है उस समय एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू होगा, उसको हम लोग किसके थ्रू निकालेंगे, लिमिट के थ्रू निकालते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे दिया हुआ है, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब कि वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज वेरी क्लोज टू वन, व्हेन एक्स इज वेरी क्लोज टू वन। सिमिलरली अगर ऐसा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका भी मतलब वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज वेरी क्लोज टू टू। तो अगर इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझें, अगर इसको हम लोग एग्जांपल से समझें, जैसे कि जो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ था एफ ऑफ एक्स का, जो एफ ऑफ एक्स का जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, ठीक है, सॉरी एफ ऑफ टी लिया था ना मैंने, तो एक एफ ऑफ टाइम डोमेन का एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, उसी को अभी कंटिन्यू करते हैं, 7t² प्लस 2t। ओके, तो अगर इसमें हम लोगों को लिमिट निकालना हो, लिमिट t टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी, तो हमेशा जो यहाँ पे जो रहेगा, ये जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, वो सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये ऐसा बोल सकते हैं कि एफ जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, तो टी तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट एफ जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज एफ का वैल्यू टी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो इसको बोल सकते हैं कि टी इंडिपेंडेंट है, बट एफ एफ ऑफ टी जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमेशा वो रहेगा जिसपे एफ ऑफ टी अपना डिपेंड करेगा, मतलब फंक्शन डिपेंड करेगा, वो वाला यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट टी टेंडिंग टू टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी अगर अपने को निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना है, 7t² प्लस 2t। ठीक है,
तो अगर इसमें t का वैल्यू अगर 0 के क्लोज होगा, अगर या फिर ये बोले कि 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू जीरो इक्वल टू 0। मतलब कि जब t टेंस टू 0, यहाँ पे t टेंस टू 0, ये वाले फंक्शन में जब t टेंस टू 0, तो उस केस में f ऑफ t जो है वो कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, वो भी 0 की तरफ जा रहा है। मतलब कि t टेंस टू 0, इट देन f ऑफ t आल्सो टेंस टू 0। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा यहाँ पे। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे टेंस टू है, मतलब कि उसके क्लोज जा रहा है। तो जैसे ही उसके क्लोज जिस टाइप से यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, उसी टाइप से यहाँ पे उसका वैल्यू भी मिलेगा। मतलब कि t टेंस टू 0, मतलब t जब 0 की तरफ जा रहा है, तो f ऑफ t जो है वो भी 0 की तरफ जा रहा है। t का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, तो f ऑफ t का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। जब t 0 के तरफ जा रहा है, तो f ऑफ t भी 0 के तरफ जा रहा है। ऐसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ से वैल्यू से पता चल रहा है। हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये भी 0 की तरफ जाएगा। कुछ और वैल्यू भी आ सकता है। लेकिन अभी का जो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल में जब t टेंड्स टू 0 है, तो f ऑफ t टेंड्स टू 0 है। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि t टेंड्स टू 0, तो f ऑफ t टेंड्स टू 0 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 0 ही होगा। वो फंक्शन का जो वैल्यू रहेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है? तो ये एक एग्जांपल हम लोग लेके समझे इसको। तो अगर हम लोग जनरल टर्म में अगर लिखें, लिमिट का फॉर्मूला अगर जनरल टर्म में अगर देखें, एक जनरलाइज्ड टर्म अगर देखें, अभी तो हम लोग 0 लेके बोल रहे हैं, 1 लेके बोल रहे हैं। बट अगर हम लोग एक जनरल टर्म में अगर बोले लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट का डेफिनिशन, अगर हम लोग अभी इन जनरल अगर लिमिट को डिफाइन करें, इन जनरल अगर लिमिट को डिफाइन करें या एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, in general limit can be expressed as limit x tending to a, x tends to a, f of x इक्वल टू l। मतलब कि जब आपका x जो है वो अगर a की तरफ बढ़ रहा है या a अगर हो रहा है x का वैल्यू, तो f ऑफ x जो होगा, लिमिट f ऑफ x जो होगा वो l की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है? अगर x जो है x टेंडिंग टू a है, तो उस केस में f ऑफ x जो है वो टेंड्स टू l होगा। तो ये जनरल टर्म होता है आपका। जनरल इसमें देख सकते हैं कि x का कोई वैल्यू नहीं लिया हमने, यहाँ पे एक a लिया है। a जो है कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है? और l जो है वो भी एक कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो ये जनरल आपका लिमिट का फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x इक्वल टू l। तो अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले हम लोग इस लिमिट में ही दो टाइप का हम लोग लिमिट डिफाइन करते हैं, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखते हैं दोनों क्या होता है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट समझने से पहले एक चीज समझते हैं। जैसे एक्स का जो वैल्यू था, मान लीजिए हम लोग अभी डिफाइन किए एक्स टेंडिंग टू ए, तो मान लीजिए जो ए है वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? एक्स का जो वैल्यू है ए, वो यहाँ पे है, ठीक है? तो ए पे हम लोग दोनों तरफ से आ सकते हैं, ठीक है? अगर ये देखें तो ये वाले जो अगर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको, जहाँ पे ए हम लोगों को है एक एक्स का वैल्यू, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? यहाँ पे अपने को ए है, ठीक है? एक्स का वैल्यू। अब अगर हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक इधर एक इधर, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है? ये पूरे एरिया में, ये पूरे एरिया में एक्स का वैल्यू जो है वो ए से ज्यादा रहेगा इधर, और इधर जो है आपका एक्स का वैल्यू जो है वो ए से कम है ना? अगर यहाँ पे ए है,
इधर x का वैल्यू a से कम रहेगा और इधर x का वैल्यू a से ज़्यादा रहेगा। अब a पे x जो है a पे कितने तरीके से आ सकता है? 2 तरीके से आ सकता है। एक तो इधर से आ सकता है, ठीक है? या फिर एक इधर से आ सकता है। इधर से भी हम लोग जब चलना शुरू करेंगे तो a पे पहुँच सकते हैं, मतलब कि x टेंड्स टू a होगा इधर से जब चलेंगे तो, या फिर जब इधर से चलेंगे तब भी x टेंड्स टू a अपने को मिलेगा। तो इस केस में हम लोग इसको बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है? और इस केस में हम लोग इसको बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है? इस केस में हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? x इक्वल टू कितना है यहाँ पे? यहाँ पे x इक्वल टू a है। अब इधर से x टेंड्स टू a हो सकता है या फिर इधर से भी x टेंड्स टू a हो सकता है। जब इधर से जाएगा x टेंड्स टू a मतलब कि x लेस देन a की तरफ से a की तरफ जब बढ़ेगा तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। जब x ग्रेटर देन a की तरफ से x ग्रेटर देन a की तरफ से a की तरफ आपका जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसमें जनरली ऐसे हम लोग इसको जनरल टर्म में अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया और राइट हैंड जो हम लोग लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है? बिकॉज इधर जो है एक्स का वैल्यू ए से ज्यादा है, इधर जो है एक्स का वैल्यू ए से कम है। तो जब ए के कम वाले एरिया के से आपका x जो है वो a की तरफ जाएगा तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। और जब x a प्लस मतलब x जब ग्रेटर देन a है मतलब a से ज्यादा वाले एरिया की तरफ से a की तरफ जब बढ़ेगा तो उस समय हम लोग उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो चलिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो 3 है जब एक्स लेस देन, जब एक्स का वैल्यू 0 से कम है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स कितना है? 3 है। और जब एक्स ग्रेटर देन 1 है, सॉरी, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में एफ ऑफ एक्स कितना है? 5 है, ठीक है? तो हम लोग इस केस में देखते हैं लिमिट कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे इस केस में हम लोग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग यूज करेंगे। तो इसका सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस तरह से ग्राफ आएगा। तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपका 0 हो गया ओरिजिन। अब बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 किधर होगा? इधर होगा। ये वाला जितना एरिया है वो x ग्रेटर देन 0 वाला है। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, अगर इस तरह से अगर हम लोग डिवीजन करें, अगर ये 4 है और अगर ये 5 है, ठीक है? तो इस तरह से अगर हम लोग डिवीजन करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 है तो y f ऑफ x कितना है? 5 है। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है? एग्जैक्टली 0 नहीं होगा,
अगर आप देखिएगा एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, बिकॉज एक्स ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए जो एफ ऑफ एक्स है वो 5 है, तो जनरली इधर कहीं से शुरू होगा। ये वाला जो पॉइंट है आपका वो हो जाएगा 0,5। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जब x लेस देन जीरो है, x लेस देन इक्वल टू जब जीरो है, तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 3 है। तो इसका अगर देखें हम लोग तो x लेस देन जीरो इस साइड आएगा, तो 3 यहाँ पे है, तो ये आपका इस तरह से ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका 0,3 हो जाएगा। तो एक आपका ये लाइन हुआ और एक आपका ये लाइन हुआ। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो राइट हैंड लिमिट हम बोल सकते हैं। इधर वाला जो एरिया जो है वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा और इधर वाला जो एरिया है वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग राइट हैंड अगर लिमिट हम लोग निकालें, सॉरी पहले लेफ्ट हैंड ही निकालते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो उस केस में हम लोगों को वैल्यू कितना मिल रहा है, जब इधर जीरो माइनस मतलब आपका टुवर्ड्स, सॉरी लिमिट लेफ्ट साइड, जीरो माइनस मतलब लेफ्ट साइड। अब जीरो माइनस से अब आपको जीरो की तरफ वो जाएगा, मतलब माइनस वाला जो एरिया है आपका, जिसमें x जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है, वो वाला एरिया अपने को कंसीडर करना है, तो वो इधर है वो एरिया। ठीक है, तब इधर से ये जीरो के तरफ जाएगा। ठीक है, इधर से ऐसे जीरो के तरफ जा रहा है वो। तो जब यहाँ एग्जैक्टली अगर जीरो पे अप्रोच करेगा, जैसे ही x जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा और वेरी क्लोज टू जीरो होगा, तो उस समय एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्लोज टू 3 होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कितना है, 3 है उस समय। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, बिकॉज जब x इज वेरी क्लोज टू जीरो, देन एफ ऑफ एक्स इज वेरी क्लोज टू 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा यहाँ पे। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट देखें तो x ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि ये वाला एरिया इस ग्राफ में, ये वाला एरिया इधर वाला एरिया x ग्रेटर देन जीरो वाला, तो इसमें जीरो की तरफ कहाँ से जाएगा, ये इधर से जाएगा। ठीक है, ऐसे जीरो की तरफ अप्रोच करेगा x। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट अगर देखें, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट अगर देखें, तो राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगा वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, प्लस मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो वाले एरिया से एक्स के जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, माइनस मतलब लेस देन जीरो वाले एरिया से जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये कितना था, 5। ठीक है, जब जीरो एक्स जो है इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इधर से स्टार्ट किए, चलते चलते जीरो की तरफ जाएंगे, एकदम जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं बट जीरो के क्लोज जाएंगे, बहुत ही क्लोज। तो उस केस में एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, मतलब कि व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट साइड, देन इन दैट केस एफ ऑफ एक्स इज वेरी क्लोज टू 5। तो ये आपका राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे सिनेरियो में आपको ऐसे रहेंगे कि राइट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो होगा वो सेम ही आएगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आपको मिलेंगे, तो वो फंक्शंस के डिफिनीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे जो फंक्शन का डिफिनीशन था उस केस में दोनों अलग अलग था, बट आपका बहुत सारे ऐसे केसेस रहेंगे जहाँ पे आपको सेम मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, अगर एक और एग्जांपल लें हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है,
तो इसको अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें, मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, आप ग्राफ प्लॉट करके भी इसका देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं इसको टेबुलर फॉर्म में दे रहा हूँ और x के अ, अपने को x अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रोच करेगा तो उस केस में f ऑफ x क्या आएगा वो अपने को देखना है। तो x f ऑफ x, अब मान लीजिए मुझे निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 f ऑफ x निकालना है। मुझे निकालना है कि जब x जो है वो 5 को अप्रोच करे, वेरी क्लोज टू 5, तो उस केस में f ऑफ x क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले राइट हैंड लिमिट एंड आपका राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। उसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग देखते हैं, तो आपका 5 से कम वाला वैल्यू क्या हो सकता है, 4.9, 4.92, 4.91, ये सारे जो वैल्यू हैं वो 5 से कम है, जो कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करेंगे, ठीक है। एक्स एफ ऑफ एक्स, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका 5 से कम एंड 5 के वेरी क्लोज वाला जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग वैल्यू कंसीडर करते हैं 4.9। तो जब आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 जब हम लोग निकालेंगे, तो उस केस में 4.9 पे जो वैल्यू आएगा एफ ऑफ एक्स का, वो हम लोगों को देखते हैं। तो क्या आएगा 14.9, ठीक है। मतलब कि जब आपका x का वैल्यू 4.9 है तो f ऑफ x 14.9 है। अब हम लोग इसको बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे। यहाँ से हम लोग ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपका स्टार्ट हुआ है यहाँ से अब 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं वैल्यू 4.95, ठीक है। तो इस केस में अपने को यहाँ पे f ऑफ x जो मिलेगा वो 14.95 मिलेगा। फिर ऐसे ही हम लोग बढ़ेंगे, तो एक ले लेते हैं हम लोग 4.995, ठीक है। तो इस केस में अपने को एफ ऑफ एक्स जो मिलेगा वो 14.995 मिलेगा। तो हम लोग ये तीन वैल्यू हम लोग कंसीडर करके यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाले हैं। अभी हम लोग राइट हैंड देखते हैं। तो राइट हैंड में 5 की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगा आपका 5.01 हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में अपने को एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, वो मिलेगा 15.01, ठीक है। इसके बाद अगर इधर आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने को 5.01, तो इस केस में अपने को एफ ऑफ एक्स जो मिलेगा वो 15.01 मिलेगा। और ऐसे ही हम लोग आगे जा सकते हैं, बट अपने को इधर से क्लोज आना है, ठीक है। अपने को क्लोज आना है, तो ये दो आप जो पॉइंट है इसको आप नोटिस करो आप। मतलब कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, जब 5 को जब एफ ऑफ एक्स जो है उसका जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में रहेगा, 14.995 से लेके 15.001 के बीच में रहेगा। कब, जब x जो है वो 5 की तरफ बढ़ेगा। मतलब कि when x tends to 5, when x tends to 5, then value of f of x will be between 14.995 and 15.001। इसी दोनों के बीच में वैल्यू रहने वाला है जब x टेंस टू 5 होगा, ओके। तो अगर हम लोग ये देखें, ये मान लें, अगर एज्यूम कर लें कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है f ऑफ x का वो कितना है 15 है, एज्यूम कर रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, एकदम उसके करीब का, उसके एकदम पास का जो वैल्यू है वो हम लोग ले रहे हैं, वेरी क्लोज टू 15, मतलब 14.9995 के क्लोज सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, अगर होल नंबर हम लोग देखें तो 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है अपने को मिला कितना 15। उसी तरह से अगर हम लोग देखें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स अगर हम लोग देखें तो ये भी अपने को क्या मिलेगा 15 मिलेगा। मतलब कि
एक्स का वैल्यू जब 5 की तरफ है, मतलब बहुत ही वेरी क्लोज टू 5 है, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वेरी क्लोज टू 15 है। या फिर अगर हम लोग एज्यूम कर लें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लें, तो 15 हो जाएगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, इस केस में आपका जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 15। मतलब कि दोनों आपका सेम आ रहा है इस केस में। ये वाले फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम आ रहा है। कब? जब एक्स टेंड्स टू 5 है तब। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग लिमिट को डिफाइन करते हैं। लिमिट के लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन करते हैं, लिमिट को हम लोग निकालते हैं। अ, आज का जो सेशन है वो अभी यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग। ये जो पार्ट है इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिमिट के और भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है? और उसके बाद और एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे लिमिट लिमिट से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम लोग लिमिट का यूज़ देखेंगे कि लिमिट का यूज़ क्या है। तो ये पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल मैथपूल से जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल मैथपूल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। या फिर अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज मैथपूल पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करिए। और आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो आप सजेशंस दे सकते हैं, आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, मैं बिल्कुल इसको इम्प्रूव करूँगा, जो भी इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करिएगा उसको मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो भी है आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।